बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब की 97 मुलाहिज़ा फरमाएं। ये सब कुछ 1-2 मिनट में हो गया था। कोई शख्स बुरी तरह चीख रहा था। कुछ लम्हों तक मेरी समझ में नहीं आ सका ये सब क्या हो रहा है, और फिर आवाज में आते ही मैंने आगे बढ़कर टैडी को जोरदार धक्का देकर एक तरफ हटा दिया, जो उस शख्स को एक और ठोकर मारने जा रहा था। मैंने टैडी के हाथ से पिस्तौल की परवाह नहीं की। ये भी नहीं सोचा कि वो सब मुझ पर पलट पड़ेंगे। टैडी लड़खड़ाता हुआ दीवार से टकराया। उसकी सफेद चमकती आंखों में जैसे खून उतर आया था। उसने बड़ी फुर्ती से पिस्तौल वाला हाथ उठाया। उसी लम्हे शिकरा दौड़कर सामने आ गया। क्या करता है टैडी उस्ताद? उसकी तरफ देखते हुए बोला। अगर रंगा दादा ने इस बंदे को इज्जत बख्श दिया तो तुम्हारे लिए गजब हो जाएगा। नहीं, हटोड़े, हमारा रास्ता हटो। टैडी उसे सामने से हटाने की कोशिश करते हुए बोला, बदमाशी करता हूँ, बुज़दिल नहीं है। हम इसको ऐसा मजा चिखाऊंगा कि याद करेगा। हाँ आओ, मैंने इश्तियाल दिलाने वाले अंदाज में कहा। तुम ऐसे ही कमजोर लोगों के साथ बदमाशी करते रहे हो। आ जाओ, देखो बदमाशी क्या होती है। टैडी तो बदमाशी दिखाने पर आमादा था, लेकिन नसरू ने उस वक्त भी बड़ी माकूलियत का सबूत दिया और मामले को संभाल लिया। उसे ये भी एहसास था कि मैं किसी बड़े काम के सिलसिले में रंगा से मिलने आया हूँ और किसी गड़बड़ की सूरत में उनकी शामत आ जाएगी। यूं तो वो भी बदमाश था, लेकिन वो इस वक्त समझदार जरूर था कि रंगा से मेरी मुलाकात तक वो मेरे साथ किसी किस्म का सख्त रवैया इख्तियार नहीं करना चाहता था। अब तुम इसे हाथ नहीं लगाओगे, मैंने टैडी को घूरते हुए कहा। इसका कोई कसूर नहीं है। अगर मैं तुम्हारी कनपटी पर पिस्तौल की नाल रख देता तो तुम भी बिला चूं चरा मेरे हर हुक्म की तामील करते। ये तो रंगा के बारे में कुछ बताने को तैयार ही नहीं था, लेकिन मैंने इसे मजबूर कर दिया था। ये मुझे गली में छोड़कर चला गया था। ये बेकसूर है। अब अगर तुमने इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की, मैंने मानी खेद अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। जाड़े, टैडी अपने मखसूस अंदाज में घुर्राया। रंगा दादा का ख्याल ना होता तो हम तुम्हारा नारियल तोड़ देता। मैं दिल में मुस्कुरा कर रह गया। टैडी मुझे पसंद आया था। मिसल मशहूर है कि बिल्ली भी अपने घर पर शेर होती है। टैडी भी अपने अड्डे पर शेर की तरह घुर्रा रहा था, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता था कि ये शख्स बुज़दिल हरगिज नहीं है और किसी भी जगह किसी भी किस्म की संगीन तरीन सूरत से निपटने की सलाहियत भी रखता है। कमरे में मौजूद दूसरे आदमी अगरचे लाताल्लुक नजर आ रहे थे, लेकिन मैं समझता था कि वो पूरी तरह चौकस थे और टैडी का इशारा पाकर किसी भी लम्हे मुझ पर झपट सकते थे। इसे छोड़ दो टैडी, ये बेकसूर है, मैंने टैडी की तरफ देखते हुए कहा। इस मर्तबा मेरा लहजा दोस्ताना था। कैसा छोड़ देगा इस सरामी को? टैडी बोला। ये आज तुमको इधर लाया है, कल किसी एजेंसी वाले को लाएगा। हमारे लिए तो मुसीबत पैदा हो जाएगा। नहीं, और क्या पता तुम कौन हो। इसे काफी सजा मिल चुकी है, मैंने कहा। मुझे यकीन है ये आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। टैडी कुछ कहना चाहता था, मगर नसरू उससे पहले ही बोल पड़ा। वो बलोची जबान में कुछ कह रहा था। टैडी ने भी उसी जबान में जवाब दिया और फिर दूसरे भी उनकी गुफ्तगू में शरीक हो गए। टैडी बार बार कालीन पर पड़े हुए कबाट वाले की तरफ देख रहा था, जो मैले से कुर्ते की आस्तीन से बार बार नाक से बहने वाला खून पूछ रहा था, और आखिरकार टैडी उसे ठोकर मारते हुए घुर्राया। चलो डे, शक्ल गुम करो, और अगर आइंदा इस इलाके में नजर आया ना तो तुम्हारा नारियल तोड़ देगा। वो शख्स उठकर बदहवासी में अंदर वाले दरवाजे की तरफ दौड़ा। उधर किधर जाता है डे? टैडी चीखा। 2 हाथ पड़ने से तुम्हारा मत्था घूम गया क्या? वो शख्स मुड़कर दरवाजे की तरफ दौड़ा, जैसे उसे अंदेशा हो कि अगर एक लम्हे की भी ताखीर होगी तो टैडी अपना इरादा बदल देगा। और फिर चंद सेकंड बाद ही पहले बालकनी में और फिर सीढ़ियों के तख्तों पर उसके दौड़ने की आवाज सुनाई दी। अब वो लोग फिर मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए। अब तक की सूरत-ए-हाल से मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि टैडी कमरे में मौजूद अपने साथियों पर हावी है। हो सकता है उसे गिरोह में कोई अहम पोजीशन हासिल हो। 2 मिनट और गुजर गए, फिर वो शख्स अंदरूनी दरवाजे से बरामद हुआ जो रंगा को मेरे बारे में इतला देने गया था। उसने बलोची जबान में टैडी से कुछ कहा और फिर मुझे अपने साथ आने का इशारा किया। दूसरा कमरा भी ऐसे ही था। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था और इतराफ में दीवारों के साथ गावों तकिए रखे हुए थे। उससे आगे एक और दरवाजा था। उस शख्स ने हल्की सी दस्तक दी और दरवाजा खोलकर मुझे अंदर जाने का इशारा किया, लेकिन खुद वहीं रुक गया। मेरे अंदर दाखिल होने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। पहला कदम अंदर रखते ही मैं ठिठक गया। कमरे की फिजा भीनी भीनी खुशबू से महकी हुई थी। फर्श पर दबीज ईरानी कालीन बिछा हुआ था। सुर्ख कवर वाले गाव तकिए थे। एक तरफ कालीन के ऊपर 4 बाई 6 फुट का एक और नहायत खूबसूरत कढ़ाई वाला दबीज कुशन रखा हुआ था, जिसके साथ एक गाव तकिया भी रखा हुआ था। दूसरे कालीन पर ही 3 मुख्तलिफ रंगों के टेलीफोन रखे हुए थे। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स आवेजा थी, जिन्हें देखकर रंगा के ज़ौक़ की दाद देना पड़ती थी। कुशन के सामने वाली दीवार पर 3 बाई 4 फुट का एक कालीन आवेदा था, जिस पर बिनती में एक ईरानी दोशीज़ा की तस्वीर बनी हुई थी। उस कालीन को भी कालीन बाफी का एक शायकार करार दिया जा सकता था। वो ईरानी दोशीज़ा बेहद हसीन थी। चेहरे पर अगरचे नकाब बना हुआ था, सिर्फ आंखें भर न थी, और उस नकाब के बावजूद उसका हसीन चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसने दाएं कंधे पर एक लंबी गर्दन वाली खूबसूरत सराई उठा रखी थी। उस दोशीज़ा की गर्दन भी सराई की तरह लंबी और खूबसूरत थी।
यह कालीन बानी की महारत का कमाल था कि हर बारीकी वाज़ेह थी। उस दोशीज़ा के पीछे जरा दाईं तरफ एक हिरनी भी नजर आ रही थी। उस कालीन को देखकर उमर ख़याम की किसी रबाई का तस्वर ज़हन में उभरता था, और दरअसल ये उमर ख़याम की रबाई ही थी जिसे बड़ी महारत और बड़ी खूबसूरती से कालीन पर उजागर किया गया था। उसके साथ वाली दीवार पर ऊपर से नीचे तक झालर वाला दबीज खूबसूरत पर्दा पड़ा हुआ था। वो पूरी दीवार उस पर्दे से ढकी हुई थी। कमरे में कोई मुतनफ़िस नहीं था। मैं ये सब कुछ देखकर हैरान हो रहा था। रंगा के बारे में सुना था कि वो इस इलाके का बहुत बड़ा दादा है, और उसके आदमी को देखकर ये बात साबित भी हो गई थी। जिंदगी में मेरा वास्ता शरीफ इंसानों से कम और बदमाशों से ज्यादा पड़ा था, बल्कि मेरी जिंदगी बदमाशों के घेरे में गुजरी थी। और मैं जिस बदमाश को भी देखा था वो अपने हुलिये ही से बदमाश लगा था। उनके अड्डे भी बड़े अजीबो गरीब होते थे। किसी ने टांगों के तबले में डेरा जमा रखा था, किसी ने गैराज को अपना मस्कन बनाया हुआ था, और कोई किसी कब्रिस्तान में डेरा जमाए हुए था। मैंने आज तक किसी बदमाश को ऐसा बाज़ोक नहीं देखा था। रंगा भी बदमाश था, लेकिन इस कमरे को देखकर लगता था जैसे मैं किसी बहुत ही आला तालीम याफ्ता मुअज़्ज़ज़ और साहिब ज़ौक़ शख्स के ड्राइंग रूम में आ गया हूँ। और ये ड्राइंग रूम भी बहुत मुख्तलिफ और मुनफरद नौइयत का था। मैं भी दरवाजे के करीब खड़ा ये सब कुछ सोच ही रहा था कि सामने की दीवार का पर्दा दरमियान में से चाक हुआ, और जो शख्स उस पर्दे के पीछे से नमूदार हुआ उसे देखकर मैं उछल पड़ा। वो शीनी था, लेकिन रंगत उन आदमियों से कदरे साफ थी जिन्हें मैं बाहर वाले कमरे में देख चुका था। 6 फुट से निकलता हुआ कद, कसरती बदन, बॉडी बिल्डरों जैसी चौड़ी छाती, घुंघराले बाल और चेहरे के नकूश कतरे बंदे थे। उसने बगैर आस्तीन के सफेद शर्ट और ऑफ वाइट कलर की पतलून पहन रखी थी। गले में सोने की चैन थी जिसमें 1 रुपए के सिक्के के बराबर एक गोल लाकट भी था, जिस पर कुछ कुंदा था या कोई डिजाइन बना हुआ था। दाई कलाई में चांदी का ढीला ढाला सा कड़ा था, और बाई कलाई में रेमंडवेल या ऐसी कोई कीमती घड़ी थी। उसकी चमकती हुई आंखों में सफेदी नुमाया थी जो अजीब सी लग रही थी। वो रंगा था, इस इलाके का दाता। तुम कौन है वाजा, और मेरे से क्यों मिलना चाहते थे? उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि हम बैठकर इत्मीनान से बात करें? मैंने उससे मुसाफा करते हुए कहा। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। मैं भी उसकी आंखों में झांक रहा था। शायद हम नजरों ही नजरों में एक दूसरे को तोलने की कोशिश कर रहे थे। आओ बैठो। उसने उस कालीन की तरफ इशारा किया जिस पर कुशन रखा हुआ था। कुशन पर बैठते उसने एक गाओ तकिया मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं भी उसके सामने टेक लगाकर बैठ गया, और फिर हम में गुफ्तगू का सिलसिला चल निकला। रंगा बहुत साफ और शुस्ता उर्दू बोल रहा था। कभी कभी वो बलोची जबान का कोई लफ्ज भी इस्तेमाल कर डालता। ताहम अंग्रेजी के अल्फाज वो बकसरत बोल रहा था, जिससे मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो तालीम याफ्ता है। उसके लहजे में शगुफ्तगी थी, और मैं सोच रहा था कि शख्स बदमाश कैसे हो सकता है। गुफ्तगू के दौरान जब मैंने अपने बारे में तफसील से बताया तो वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा, और फिर उसकी बातों से अंदाजा हुआ कि वो लाहौर में मेरी चंद साल पहले वाली सरगर्मियों से बखूबी वाकिफ था। मगर मैंने तो सुना था कि नाजी पुलिस से भागकर इंडिया गया था। उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं भागा नहीं था, अगवा करके राजस्थान पहुंचा दिया गया था, मैंने जवाब दिया, और फिर उसे अपनी राजस्थान की सरगर्मियों के बारे में मुख्तसरन बताने लगा। आखिर में कह रहा था, लाहौर वापस आते ही मैं गलत लोगों के हत्थे चढ़ गया। शायद तुमने शाह जी का नाम सुना है। उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैंने भी उसे ऐसी लगाई कि जिंदगी भर याद करेगा। मुझे नहीं मालूम कि तुमने लाहौर में उसके साथ क्या किया होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि चंद रोज पहले कराची में उसका माल पकड़ा गया था, और अब मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि वो माल पकड़वाने में तुम्हारा ही हाथ था। रंगा ने कहा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। रंगों के डब्बों में छुपाए गए उस माल की इतला मैंने ही दी थी, मैंने कहा। मैं रंगा को ये सब कुछ इसलिए बता रहा था कि इतनी देर की गुफ्तगू के दौरान मैंने अंदाजा लगा लिया था कि उसका शाह जी के ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं था, और ये कि वो एक मुखलिस आदमी था। उस पर भरोसा किया जा सकता था। उसे किसी फराड की तवक्को नहीं थी, और अब मुझे ये भी उम्मीद हो चली थी कि वो मेरे काम के सिलसिले में मेरी मदद करेगा। 1 मिनट। उसने हाथ उठाकर मुझे मजीद कुछ कहने से रोक दिया, और हरे रंग वाले टेलीफोन का रिसीवर उठाकर एक नंबर डायल किया। चंद सेकंड बाद नाये धीमे लहजे में माउथ पेस में कुछ कहा और रिसीवर रख दिया। मैं उसके बिल्कुल सामने बैठा हुआ था, लेकिन मैं भी सुन नहीं सका कि उसने फोन पर किससे क्या बात की थी। हाँ तो वाजा। वो एक बार फिर मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम कराची में किस सिलसिले में आए हो? गोशा नशीनी का इरादा है या हंगामों का इरादा है? ख्याल तो यही है कि यहाँ कोई कारोबार शुरू करके उन तमाम धंधों से बिल्कुल अलग हो जाऊं, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। लेकिन लगता है इस दलदल में उतरने के बाद वापिस होना मुमकिन नहीं। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उस रात जिमी और रजिया से तसादुम का किस्सा सुनाने लगा। आखिर में बोला, अब तो मेरे लिए अलग रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन मसला ये है कि मैं कराची में बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे तुम जैसे मुखलिस दोस्तों की तलाश है, और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बाई है वाजा, रंगा ने कहा। हीरोइन, चरस और कोकीन वगैरह अपनी लाइन का धंधा नहीं। मुझे ऐसी चीजों से सख्त नफरत है, बहुत शदीद नफरत है। ये चीजें तो आने वाली नस्लों को भी मफलूज कर रही हैं, अंदर से खोखला कर रही हैं।
नौजवानों को तो ऐसा मजबूत होना चाहिए हमारे माफिक। उसने दायां हाथ बाएं बाजू के मसल पर मारा। ये जो हीरोइन और चरस बेचने वाले दरअसल वो दीमक है जो इस मुल्क और कौम को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। ये लोग चोर हैं, बुज़दिल, डरपोक, पुलिस का नाम सुनते ही इस तरह भागते हैं जैसे क्यामत आ गई हो। अरे जुर्म करना है तो मर्दों की तरह सीना ठोंक कर सामने आओ, मुकाबला करो, सीने पर गोली खाओ। हमारा माफिक क्या बात है कि मामूली सा खतरा भी देखा तो दुम दबाकर भाग खड़े हुए। ये देखो बहादुरी इसको बोलता है। जोश में आकर वो ना सिर्फ साफ उर्दू बोलते बोलते अपने बंदों की तरह मखसूस जबान बोलने लगा, बल्कि उसने टी शर्ट भी उतार दी। ये देखो, वो अपने जिस्म पर निशानात की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये सीना पुलिस की गोलियों का निशाना भी है और दुश्मनों की गोलियों को अपने अंदर छुपाया भी है। हमने कभी दुश्मन को पीठ नहीं दिखाया। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। रंगा के पेट और सीने पर गोलियों के 7 निशानात थे और 3 निशान लंबे थे जो यकीनन चाकू या खंजर के थे। नहीं वाजा, वो टी शर्ट पहनकर उसके ऊपर सोने का लाकट दुरुस्त करते हुए बोला, ड्रग्स का धंधा अपना लैन का नहीं है, तुम गलत समझे रंगा। मैंने कहा, मैं यहाँ ड्रग्स का धंधा शुरू नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो इस रैकेट को तोड़ना चाहता हूँ जो ये धंधा कर रहा है। मैं एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, पिछले चंद हफ्तों के दौरान मैंने अंदाजा लगा लिया है कि कराची मुनशियात फरोशों की जन्नत है। मैं सबसे नहीं लड़ सकता। ऐसे लोगों तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल नहीं है तो आसान भी नहीं होगा। मैं तो सिर्फ एक रैकेट को खत्म करना चाहता हूँ और उसमें मेरा जाती इंतकाम का जज्बा भी शामिल है। और मैं बात करते करते रुक गया। दीवार के सामने रेशमी दबीज पर्दे में हरकत पैदा हुई। पर्दा चाक हुआ और अंदर दाखिल होने वाली हस्ती को देखकर मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। यूं लग रहा था जैसे दूसरी दीवार पर अवेजा कालीन की हसीना जिंदा होकर कालीन से बाहर आ गई हो। इंतहाई खूबसूरत थी वो लड़की, शेफून जैसे कपड़े का बारीक लिबास जिससे बदन की गुलाबियां झलक रही थी। उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 18 साल रही होगी। कालीन वाली हसीना और इस क़यामत में फर्क सिर्फ इतना था कि उसके कंधे पर सराई नहीं थी। इसने दोनों हाथों में शीशे की एक ट्रे उठा रखी थी जिसमें शीशे के 2 गिलास थे जिनमें सुनहरे रंग का मशरूब था और दोनों गिलासों से हल्की सी भाप उठ रही थी। उसने ट्रे हम दोनों के बीच में रख दी और रंगे का इशारा पाकर एक गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसकी नजरें मेरी तरफ उठी और मेरे पूरे जिस्म में सनसनाहट होने लगी। कहाँ चले गए? रंगा की आवाज सुनकर मैं अपने आवाज में आ गया। रंगा की तरफ से दोस्ती का जाम वो कह रहा था, मैं तुम्हें शराब तो नहीं पेश कर सकता, इस चीज से मुझे सख्त नफरत है। ये कहवा हमारी दोस्ती की बुनियाद साबित होगा। मैंने उसके बाद के हाथ से गिलास ले लिया और उस तरफ देखा। लम्हे भर को मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं लैलवी बगदादी के किसी शहर की खलूवत गाह में पहुंच गया हूँ। मैं अपने आप को भी अलिफ लैलवी की किसी कहानी का किरदार महसूस करने लगा। मेरे हाथ में कहवे के गिलास देने के बाद उस हसीना ने दूसरा गिलास उठाकर रंगा को पेश किया और उसका इशारा पाकर अपनी जगह से उठकर उस पर्दे के पीछे गायब हो गई जहाँ से बरामद हुई थी। थोड़ी देर तक ओले ओले हलते पर्दे को मैं देखता रहा। मुझे अपने आवाज पर काबू पाने में खासा वक्त लगा। कहवे की पहली चुस्की लेते ही मेरे आवाज काबू में आने लगे। मैंने कनखियों से रंगा की तरफ देखा। उसकी होंठों पर बड़ी खफीफ सी मुस्कुराहट थी। कहवे की चुस्कियों के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला भी दोबारा शुरू हो गया। मैंने इंसान को पहचानने में कभी गलती नहीं की। रंगा कह रहा था, तुम जब इस कमरे में आए थे तो मैं देर तक दूसरे कमरे में बैठा तुम्हारा जायजा लेता रहा था। मैं चौंक गया। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इस कमरे में कोई खुफिया शॉर्ट सर्किट कैमरा लगा हुआ था जिसके जरिए किसी दूसरे कमरे में मेरी नकलो हरकत का जायजा लिया जा रहा था। लेकिन मैंने कैमरा तलाश करने के लिए इधर उधर देखने की कोशिश नहीं की। तुम्हारे चेहरे के तासरात से मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया था, रंगा कह रहा था, और फिर तुम्हारी बातें सुनकर भी मुझे तुम्हारी सदाकत पर यकीन आ गया और उसी वक्त मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फैसला कर लिया था। अरसा पहले जब लाहौर में तुम्हारी सरगर्मियां उरूज पर थी तो चंद रोज के लिए मुझे भी लाहौर जाने का मौका मिला था। मैंने सिर्फ एक मर्तबा किसी होटल में तुम्हें देखा था। मैं तुमसे मिलना चाहता था लेकिन मुझे कराची वापस आना पड़ा और अब तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई। मैंने तुम्हें पहचानने में देर नहीं लगाई थी। मैं तुम जैसे बहादुरों की कदर करता हूँ। तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी होगी। बोलो क्या चाहते हो? मैं चंद लम्हों तक खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा और फिर उसे बताने लगा कि मैं उसके पास क्यों आया था। जिमी वो सारी लाते हुए बोला, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत छोटा और रीच किस्म का आदमी है। कराची में उस सिंडिकेट का असल आदमी तहरीमी है। उस तक पहुंचना अगरचे ज्यादा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं 1-2 रोज में मालूम कर लूंगा कि वो आजकल कहाँ है। अगर तहरीमी को यहाँ से भगा दिया जाए तो ये समझ लो कि कम से कम कराची में सिंडिकेट यतीम हो जाएगी। ये तहरीमी कौन है? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। जीवानी का रहने वाला है, रंगा ने कहा। उसका ताल्लुक हमारे कबीले की एक शाख से है। बुनियादी तौर पर वो बाई खीर है। एक छोटी सी साहिली बस्ती में रहता था और अपने खानदान के दूसरे आदमियों के साथ मछलियां पकड़ा करता था। लेकिन फिर माई गिरी छोड़कर उसने स्मगलिंग शुरू कर दी। एक गिरोह में शामिल हो गया जो जीवानी के साहिल से ओमान तक एक तेज रफ्तार लॉन्च पर इधर का माल उधर किया करता था।
एक रात जब लांच विलायती शराब के 2000 क्रेट और दीगर गैर ममनुआ सामान की खेप लेकर वैरान साल पर लंगर अंदाज हुई तो कोस्ट गार्ड की एक पार्टी पहले ही से साहिल पर घात लगाए बैठी थी। कोस्ट गार्ड ने दरअसल एक और इतला पाकर छापा मारने की तैयारी कर रखी थी। उनके मुखबर ने इतला दी थी कि मुनशियात की एक भारी खेप उस साहिल से स्मगल की जाने वाली है और कोस्ट गार्ड की पार्टी को रेगिस्तान की तरफ से आने वाले स्मगलरों की उस पार्टी का इंतजार था। स्मगलरों की वो पार्टी तो उस रात वहां नहीं पहुंची। शायद उन्हें साहिली मुआवजों की मौजूदगी की भनक मिल गई, लेकिन इत्तेफाक से तहरीमी वाली लांच साहिल पर लंगर अंदाज हुई और जब लांच से माल उतार कर साहिल पर पहाड़ियों में एक जगह छुपाया जा रहा था तो कोस्ट गार्ड की पार्टी ने हल्ला बोल दिया। ऐसे मौकों पर बड़े पैमाने पर फायरिंग का तबादला जरूर होता है। उस रात भी ऐसा ही हुआ। कोस्ट गार्ड की पार्टी के एक एहलकार मारा गया। तहरीमी की पार्टी के भी 2 आदमी मारे गए। एक जख्मी होकर गिरफ्तार हुआ। तहरीमी और उसके 3 साथी किसी न किसी तरह लांच पर पहुंच गए और गहरे समंदर की तरफ फरार होने में कामयाब हो गए। स्मगलर पार्टी के गिरफ्तार होने वाले जख्मी ने बाद में इंकशाफ किया कि कोस्ट गार्ड का एहलकार तहरीमी की गोली से हलाक हुआ था। तहरीमी ओमान पहुंच गया। उसे भी इतला मिल गई थी कि कत्ल के सिलसिले में उसका नाम आ चुका है। उसने पाकिस्तान आने का इरादा बदल दिया और ओमान ही में रिहाइश इख्तियार कर ली। ग्वादर से पसनी, जवानी और बाड़ा तक की साहिली पट्टी पर आबाद बलोच खलीज के दूसरी तरफ ओमान और मस्कत जैसी साहिली रियासतों को अपना दूसरा घर समझते हैं। वहाँ उन्हें रिहाइश इख्तियार करने, मुलाजमत हासिल करने या कोई कारोबार शुरू करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। ओमान पहुंचने के बाद तहरीमी कई साल तक मंदिर नामे से गायब रहा और फिर खारजा और दुबई में उसके देखे जाने की खबरें मिलने लगी। तहरीमी चूंकि हमारे ही कबीले का था, इसलिए फितरी तौर पर मैं उसके बारे में जानने की कोशिश करता रहता था और फिर वक्तन फवक्तन उसके बारे में इतलात यहाँ तक पहुंची रही, जिनसे पता चलता था कि वो अब कोई मामूली आदमी नहीं रहा। वो अरब शेखों की तरह शानदार जिंदगी गुजार रहा था। उसे उन अरब रियासतों में एक मुअज्जज मुकाम हासिल था। ये इज्जत और सारी दौलत स्मगलिंग की मरूने मिन्नत थी। उसने दुबई में एक सिंडिकेट भी बना लिया जिसके ताल्लुकात इंटरनेशनल ड्रग माफिया से भी थे। तहरीमी के सिंडिकेट के आदमी पाकिस्तान में भी मौजूद थे। पेशावर का इंतजाम जलाद खान नामी शख्स ने संभाल रखा था। लाहौर में ये जिम्मेदारी शाह जी के सुपुर्द थी। हीरवन पेशावर से लाहौर आती और वहां से कराची भेज दी जाती। या उम्मद खान नामी उस शख्स इस सारे धंधे की निगरानी कर रहा था। शुबे से बचने के लिए गैर ममालिक को भेजा जाने वाला माल कभी कराची और कभी लाहौर से फर्जी कंपनियों के नामों से भेजा जाता था। तहरीमी 2-3 मरतबा चोरी छप्पे कराची आ चुका था। पिछले साल उम्मद खान पुलिस से एक झड़प में मारा गया। उसकी मौत के बाद बिजनेस में कुछ बदउनवानियों का भी इंकशाफ हुआ। उम्मद खान ने सिंडिकेट के करोड़ों रुपए खुर्द बर्द किए जिनका कभी पता नहीं चला। उम्मद खान की मौत और बदउनवानियों के इंकशाफ के बाद तहरीमी ने खुद कराची में रहने का फैसला कर लिया। उसने बाद करप्ट हुकाम से मिलकर जवानी में कोस्ट गार्ड एहलकारों के बरसों पुराने कत्ल के केस से अपना नाम निकलवा दिया और कराची आ गया। वो मुस्तकिल तौर पर कराची में नहीं रहता, कभी दुबई, कभी शारजा और कभी कराची। इसलिए सबसे पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि वो आजकल कहाँ है और रजिया नामी औरत जिमी के साथ रह रही है या ऊपर किसी आदमी के पास है। बहरत के समंदर में गोता जन था। मेरा वास्ता अब तक सिर्फ रजिया और शाह जी से पड़ा था, लेकिन यहाँ तो बड़े सनसनीखेज इंकशाफात हो रहे थे। शाह जी और रजिया तो छोटी मछलियां थी, यहाँ तहरीमी जैसे मगरमच्छ मौजूद थे और अब मेरा वास्ता उन्हीं मगरमच्छों से पड़ने वाला था और मैं खुशकिस्मत था कि सही वक्त पर सही बंदे से राब्ता करने में कामयाब हो गया था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई थी। तहरीमी रंगा के कबीले से ताल्लुक रखता था। वो दोनों जराइम की दुनिया से वाबस्ता थे। लाइनें अगरचे मुख्तलिफ थी, लेकिन जुर्म जाहिर है जुर्म ही होता है, वह किसी भी नोयत का हो। इन दोनों के जराइम के शोबे अलग थे। आपस में तसादम या टकराव का अंदेशा भी नहीं था। रंगा को तो वैसे भी मुनशियात के बिजनेस से नफरत थी। आमतौर पर होता यह है कि हर शख्स अपनी बरादरी या कबीले के आदमी की हिमायत में बोलता है। अगर वो किसी जाल में फंस जाए तो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी। रंगा अपने कबीले के उस आदमी से टकराने के लिए तैयार था जिसके खिलाफ मैं मदद की मुहिम सी उम्मीद लेकर आया था। ऐसा क्यों है? रंगा की गुफ्तगू के दौरान कहीं भी ऐसा कोई इशारा नहीं मिलता था जिससे शायबा भी होता कि उनमें कोई रकाबत, कारोबारी इख्तलाफ या किसी किस्म की दुश्मनी चल रही हो या तहरीमी से उसे कोई ऐसा नुकसान पहुंचा हो जिसका वो इंतकाम लेना चाहता हो और अब मेरी वजह से उसे ऐसा मौका मिल रहा हो। और जब यही सवाल मैंने रंगा से किया तो उसके होंठों पर गैर महसूस सी मुस्कुराहट आ गई। सब कुछ पहली मुलाकात में जान लेना चाहते हो? उसने अजीब सी नजरों से मुझे देखा। क्या हर्ज है? मैंने भी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। रंगा की इस बात से मुझे हल्का सा अंदाजा हो गया था कि कोई ऐसी बात जरूर है जिसके लिए वो तहरीमी के खिलाफ मेरे साथ ताउन करने पर तैयार था। अगर कोई ऐसी बात ना हो जिसे राज में रखना चाहो या उसके बयान करने से तुम्हें कोई दुख पहुंचे या किसी पुराने जख्म के ताजा होने का एहतमाल हो, तो मैं वो सब कुछ सुनना पसंद नहीं करूंगा। हम बलोच लोग हैं, वो गहरा सांस लेते हुए बोला। हमारे एक अलग माशरा है, अलग रवायात हैं। हम बलोचों में खास बात है, तुम चाहो तो इसे कमजोरी भी कह सकती हो।
कि जब हम किसी पर एतमाद करते हैं तो कोई शक व शुबा जहन में नहीं रखते। हमारा एतमाद अंधा होता है और जब किसी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन जब बात दुश्मनी की हो तो हमारी दुश्मनी भी इंतहाई हुदूद को छू लेती है। हम खुले दिल के लोग हैं, धोखा और फरेब पसंद नहीं करते। धोखा फरेब और गद्दारी करने वालों को और दोस्त बनकर पीठ में छुरा गोंपने वालों को ऐसी मौत मारते हैं कि धरती भी थर्रा उठती है। ये गोया मेरे लिए पैगाम था कि मैं उसके साथ किसी किस्म के धोखे और गद्दारी का ख्याल भी जहन में ना लाऊं। वो बात जारी रखते हुए कह रहा था, दुश्मन को हम कभी माफ नहीं करते। हमारी दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चलती है और दुनिया की कोई कौम हमारी दोस्ती की मिसाल भी पेश नहीं कर सकती। दोस्त के सामने तो हम अपने दिल खोल कर रख देते हैं। तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो मैं तुमसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तुम्हें ये जरूर बताऊंगा कि मैं तहरीमी जैसे शख्स के खिलाफ तुम्हारा साथ देने पर आमादा क्यों हो गया। लेकिन गर्म गर्म कहवे का एक गिलास और पीने के बाद उसने एक बार फिर हरे रंग का फोन उठाकर बहुत पेस में पहले की तरह मदम लहजे में किसी से कुछ कहा और रिसीवर रख दिया। मैं एक अनजाने तस्वुर से अपने आप में सनसनी महसूस करने लगा। मुझे यकीन था कि चंद मिनट बाद वही उमर ख़याम की महबूबा कालीन के तानों बानों से निकलकर मेरे सामने आएगी और मेरा दिल धड़कना भूल जाएगा। ये ख्याल आते ही मेरी नजरें गैर इरादी तौर पर सामने दीवार पर आवेदना कालीन की तरफ उठ गई। कालीन पर से नजरें हटाना अगरचे दुश्वार था, मगर इस ख्याल से कि मेरी चोरी ना पकड़ी जाए मैं दूसरी पेंटिंग्स की तरफ भी नजरें उठाने पर मजबूर हो गया और फिर बात बनाते हुए बोला, ये कालीन और पेंटिंग शौक की बात है। उसने मेरी बात काट दी। मुझे आर्ट से हमेशा इश्क रहा है। मैंने आर्ट के बहुत कीमती नमूने और शायकार किस्म की चीजें जमा कर रखी थी जिन पर मैंने लाखों रुपए खर्च किए थे। लेकिन 2 साल पहले मेरी इस आर्ट गैलरी में आग लग गई और सब कुछ जाया हो गया। ये कालीन वाला शायकार, उसने दीवार पर आवेदना कालीन की तरफ इशारा किया, मेरे एक दोस्त का तोहफा है जो उसने मुझे मशहद से ला कर दिया था। उसे आर्ट से मेरी मोहब्बत का इल्म था। उसने चीज भी वो ला कर दी कि दिल खुश हो गया। वो मजीद कुछ कहना चाहता था कि ग्रे कलर वाले टेलीफोन की घंटी बज उठी। मेरी तरफ देखकर माजरत करते हुए उसने रिसीवर उठा लिया। फोन पर बलोची जबान में बात करते उसके चेहरे पर बरहमी की तासरात उभर आए और लहजा भी तेज हो गया। फिर उसने रिसीवर रख दिया और मेरी तरफ देखते हुए माजरत ख्वाना लहजे में बोला, तुम बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। वो उठकर उस दरवाजे से दूसरे कमरे में चला गया जहाँ से मुझे लाया गया था। मैं अपनी जगह पर बैठे बैठे किसी कदर घूम गया। अब दीवार पर आवेदा वो कालीन मेरे बिल्कुल सामने था। मैं उस तस्वीर को देखते हुए ससीना के बारे में सोचने लगा जो तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले कहवा लेकर आई थी। उसका ख्याल आते ही मैं अपने आप में एक बार फिर सनसनी सी कैफियत महसूस करने लगा। उसके साथ ही मेरी नजरें गैर इख्तियारी तौर पर पर्दे की तरफ उठ गई और मैं सोचने लगा कि अभी पर्दा चाक होगा और वो कताला नमूदार होगी। मैं कमरे में अकेला था और सोच रहा था कि क्या उसे देखकर मैं अपने आप पर काबू रख सकूंगा। ये सोचते हुए अचानक ही मेरे जहन में रंगा की वो बात याद आ गई जब उसने कहा था कि जब मैं यहाँ आया था तो वो दूसरे कमरे में मौजूद था और शॉर्ट सर्किट टीवी स्क्रीन पर मेरा मुशाहिदा कर रहा था। किसी पोशीदा कैमरे का ख्याल जहन में आते ही मैंने इन लघवियात को जहन से झटक दिया जो ससीना के हवाले से मेरा सुकून गारत करने की कोशिश में थे और उसके साथ ही मैं गैर इरादी तौर पर गर्दन घुमाकर वो कैमरा तलाश करने की कोशिश करने लगा। कमरे की छत फालसी सीलिंग की थी लेकिन जाहिर है वो कैमरा सीलिंग पर नहीं हो सकता था। सर के ऐन ऊपर नस्ब किसी कैमरे से चेहरा नजर नहीं आ सकता था। मैं चारों तरफ दीवारों को घूरने लगा मगर कोई भी ऐसी जगह दिखाई नहीं दी जहां शॉर्ट सर्किट टीवी कैमरा नस्ब होने का शुबा हो। रंगा को कमरे से गए हुए 10 मिनट हो चुके थे। मेरी नजर एक बार फिर दीवार वाले पर्दे की तरफ उठ गई। उसके साथ ही मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। पर्दे में हरकत पैदा होने से लहरें सी उठती हुई महसूस हुई। फिर ऐन वस में पर्दा चाक हुआ और पर्दे को हरकत करते देखकर मेरा दिल जिस तेजी से उछला था उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से डूबता हुआ महसूस होने लगा था। वो एक शहदी था जो शीशे की ट्रे में गोल्डन कलर के आवे के 2 गिलास लिए पर्दे के अकब से बरामद हुआ था। मेरे मुंह से इस तरह गहरा सांस निकल गया जैसे भरे हुए गुब्बारे से हवा निकल गई हो। उस रूह दुबले पतले पिस्ता कामत शहदी की आंखों की सफेदी ट्यूब लाइट की रोशनी में कुछ ज्यादा ही चमक रही थी और जब वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया तो उसके मोटे मोटे स्याह होंठों के बीच में सफेद दांत भी चमक उठे। उसने वो ट्रे कालीन पर रख दी और दूसरी ट्रे उठाकर वापस चला गया। मैं गहरे गहरे सांस लेता हुआ कुछ देर अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। फिर ट्रे में रखे हुए गिलासों को देखने लगा। ट्रे तो वैसी थी शफाफ शीशे की, अलबत्ता गिलास मुख्तलिफ थे। दाजक से गिलासों पर खूबसूरत डिजाइन बने हुए थे। इन चीजों के हवाले से भी मैं रंगा के ज़ौक़ की दाद दिए बगैर नहीं रह सका और फिर उसी वक्त रंगा कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर अब भी वही बरहमी के तासरात नुमाया थे। वो दूसरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया। कहवा पियो दोस्त, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। ठंडा होकर ये कहवा कुछ ज्यादा मजे का नहीं रहता, इसका मजा गर्म गर्म पीने ही में है। मैंने एक गिलास उठाया तो रंगा ने भी अपना गिलास उठा लिया।
फोन कॉल रिसीव करते हुए तुम्हारे चेहरे पर कुछ बेरहमी के तासरात उभर आए थे। मैंने कहवे की चुस्की लेते हुए पूछा, और जब तुम वापस आए हो तो भी? लफड़ा हो गया था। उसने मुझे बात पूरी करने का मौका दिए बगैर कहा, इलाके का SHO नया आया है। हर नए आने वाले पुलिस ऑफिसर की तरह उसने भी तड़ियां देनी शुरू कर दी थी कि सारे बदमाश या तो नमाजें पढ़ना शुरू कर दें या इलाका छोड़कर चले जाएं। बहुत अड़ी करने लगा था। वो खामोश होकर कहवे की चुस्कियां लेने लगा, फिर बोला, आज वो सादा लिबास में इलाके में घूम रहा था कि मेरे 2 आदमियों ने उसकी ठुकाई कर दी। बस यही फड्डा था। मैंने अपने आदमी को कई बार समझाया है कि वो गैर जरूरी तौर पर पुलिस वालों से पंगेबाजी ना किया करे। उन्हें अपनी ड्यूटी करनी है और हमें भी यहीं रहना है। लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी के हाथों में खारिश होने लगती है। क्या तय हुआ? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। ये फड्डे तो हम लोगों के साथ चलते रहेंगे, उसने जवाब दिया और फिर मौजू बदल दिया। और वो बात तो रह ही गई जो तहरीमी के हवाले से तुम मुझे बताने वाले थे। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तहरीमी? रंगा के मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो हमारी कबीले का आदमी है और उसका असल नाम मुबारक अहमद है। लेकिन उसके बारे में कुछ बताने से पहले मैं अपने बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। उसने कहवे की 1-2 चुस्कियां ली और बात जारी रखते हुए कहने लगा, मैं जीवानी में पैदा हुआ था। मेरा बाप भी माही गिर था। माही गिरों की जिंदगी का ज्यादा हिस्सा समंदरों पर ही गुजरता है। मेरा बाप भी समंदर की बिफरी और पुरजोश लहरों पर ही जिंदगी गुजार रहा था। वो कहीं रोज तक घर से बाहर रहता। मैं 6 साल का हुआ तो मुझे जीवानी के प्राइमरी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। हमारी रिहाइश साहिल के करीब एक बस्ती में थी और जीवानी शहर वहां से तकरीबन 2 मील दूर था। मेरी माँ रोजाना मुझे बस्ती से शहर लेकर आती और मुझे स्कूल में छोड़कर शहरी में एक जगह मजदूरी करने चली जाती। और स्कूल की छुट्टी के वक्त वो मुझे लेकर बस्ती आ जाती। पहले तो मुझे स्कूल में बहुत डर लगा, लेकिन फिर पढ़ने में मजा आने लगा। मैं नई नई बातें सीख रहा था और उस छोटी सी उम्र में ही बस्ती के अनपढ़ बच्चों पर रोब जमाने लगा था। मैंने प्राइमरी स्कूल पास कर लिया। मुझे पढ़ाई का शौक था, लेकिन उन दिनों जीवानी में सिर्फ प्राइमरी स्कूल ही था। मिडिल और हाई स्कूल गवादर में था। मेरा बाप भी मुझे पढ़ाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मैं भी उसी की तरह माही गिर बनूं और सारी जिंदगी समंदर में मछलियां पकड़ते हुए गुजार दूं। और फिर मेरा शौक देखकर बस्ती वालों की मुखालफत के बावजूद वो जीवानी छोड़कर गवादर आ गया, जहाँ मुझे मिडिल स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। मैंने किसी क्लास में फेल हुए बगैर मैट्रिक पास कर लिया। मेरा बाप मुझे पढ़ाकर बड़ा ऑफिसर बनाना चाहता था। वो खुद अनपढ़ और जाहिल था, मगर मुझे पढ़ाने के लिए सब कुछ करने को तैयार था। उसने ग्वादर भी छोड़ दिया और कुंबे को लेकर कराची आ गया, जहाँ मुझे कॉलेज में दाखिल करा दिया गया। मुझसे 10 साल छोटी एक बहन थी, लेकिन उसे पढ़ाई से कोई दिलचस्पी ना थी। 7 जमात के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। वो घर के कामों में मसरूफ रहती। हम दोनों में बहुत प्यार था, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरे मुकाबले में उसकी रंगत बहुत साफ थी और नैन नक्श भी खूब थे। वो बहुत प्यारी लड़की थी। कराची आकर मेरे माँ बाप को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। माँ बड़े लोगों के घरों में काम करके कुछ आमदनी हासिल कर लेती और बाप अपने एक जानने वाले के साथ एक ट्रालर पर काम करने लगा था। वो अब भी कई रोज तक समंदर में रहता था। यकायक मेरा बाप बीमार हो गया, नौकरी छूट गई। सेहतयाब होने के बाद उसे माही गिरी के किसी ट्रालर पर नौकरी नहीं मिली। वो कमजोर हो गया था और समंदर की बिफरी हुई लहरों से लड़ने और मछलियों के जाल फेंकने के लिए मजबूत हाथों की जरूरत थी। मेरे बाप ने एक पुरानी साइकिल खरीद ली और शहर में मछलियां फरोख्त करने लगा। वो सुबह सवेरे फिश हार्बर पर जाता, वहां से मछलियां खरीदता और साइकिल के हैंडल के दोनों तरफ मछलियों से भरी हुई टोकरियां लटकाकर शहर की गुंजान आबादी से दूर जदीद और मॉडर्न बस्तियों की तरफ निकल जाता। वो दिन भर साइकिल पर मछलियां फरोख्त करता। उसे मीलों फासला तय करना पड़ता था। वो कमजोर आदमी था, सख्त मेहनत से मजीद कमजोर होता चला गया। अपने माँ बाप की हालत देखकर मैं कुटता रहता। एक रोज जब मैंने तालीम छोड़कर बाप के साथ काम करने का फैसला किया तो मेरे बाप ने मुझे बहुत डांटा। वो हर सूरत में मुझे आला तालीम दिलाना चाहता था। मेरी बहन फातिमा भी चाहती थी कि मैं तालीम हासिल करूं। उसे भी मेरे लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। और जब मैं 3rd ईयर में था तो मुबारक अहमद उर्फ तहरीमी ने हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया। रंगा खामोश होकर गहरे गहरे सांस लेता रहा। मेरी नजरें उसके चेहरे पर मरकूज थी। अपनी दास्तान आलम सुनाते उसके चेहरे पर बार बार करब के तासरात उभर रहे थे। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो बात जारी रखते हुए कहने लगा, तहरीमी दरअसल मेरे वालिद के कजन का बेटा था। चंद साल पहले वो लोग भी जीवानी से कराची मुंतकिल हो गए थे और इस तरह उनका हमारे घर आना जाना शुरू हो गया था। तहरीमी मेरा हम उम्र ही था और मैंने महसूस किया था कि वो मेरी बहन फातिमा में दिलचस्पी ले रहा है। वो आमतौर पर उस वक्त हमारे घर आता जब मैं कॉलेज में होता और मेरा बाप शहर के किसी इलाके में मछलियां बेच रहा होता। फातिमा ने भी इस बात को नोट कर लिया। वो भी कम उम्र ही थी, लेकिन बड़ी समझदार लड़की थी। उसने तहरीमी की नजरों में मैल देख लिया था। वो उससे दूर ही रहने की कोशिश करती रही और फिर अचानक ही तहरीमी ने हमारे घर आना जाना बंद कर दिया। मैंने एक रोज यूं ही फातिमा से उसके बारे में पूछ लिया तो उसके होंठों पर बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट आ गई।